हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डेली करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए 26 जून के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आराम से पूरे सेशन को देखिए, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा, एक एक फैक्ट को नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का, वैश्विक शांति सूचकांक मतलब ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या है। अच्छा, ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो किस आधार पर इस इंडेक्स को रैंक किया जाता है, तो किस देश में शांति कितनी ज्यादा है, चाहे वो ऐसा देश हो जो कि युद्ध की स्थिति में नहीं है, इंटरनल डिस्टर्बेंस जहां देखने को नहीं मिलेगा, तो इस आधार पर रैंक किया जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। जहां पर जो देश जितना ज्यादा सेफ है, जितनी ज्यादा हिंसा जिस देश में कम होगी, उस आधार पर उस देश को इस इंडेक्स में टॉप पर रखा जाता है। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 को हाल ही में जारी किया गया, जिसमें इंडिया को 115वीं रैंक पर रखा गया। 115वीं रैंक पर 2025 में है। वहीं पर अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 2024 की रैंक में इंडिया को 116वीं रैंक पर रखा गया था। मतलब एक रैंक का सुधार हुआ है इंडिया का ग्लोबल पीस इंडेक्स में। जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा हर साल ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी किया जाता है। 163 देशों को इस साल रैंक किया गया इस इंडेक्स में। इंडिया की रैंक है 115। लास्ट ईयर 2024 में इंडिया की रैंक थी 116। सबसे टॉप पर आइसलैंड रहा है पहली रैंक पर, और सबसे नीचे रखा गया है रशिया को, क्योंकि रशिया और यूक्रेन काफी समय से युद्ध में उलझे हुए हैं, तो इन दोनों में शांति पूरी भंग हो गई है। मतलब दोनों की दोनों एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। तो टॉप जो लास्ट रैंक है पीछे से, सबसे लास्ट रखा गया रशिया को और सेकेंड लास्ट रखा गया है यूक्रेन को। मतलब 163 रैंक पर हो गया रशिया और 162 रैंक पर हो गया यूक्रेन। लगातार 2008 से सबसे ज्यादा पीस वाली कंट्री है आइसलैंड इस इंडेक्स के आधार पर, जहां पर सबसे ज्यादा पीस देखने को मिल जाएगा। टॉप 3 कंट्रीज कौन? पहले पर आइसलैंड, सेकेंड पर आयरलैंड और थर्ड पर रखा गया है न्यूजीलैंड को। इंडिया की नेबर कंट्री की बात करनी पड़ेगी क्योंकि एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भूटान जो कि हमारा पड़ोसी देश है, इस इंडेक्स में 21 रैंक पर रखा गया। नेपाल को 76 रैंक पर रखा गया। श्रीलंका को 97 रैंक पर। चाइना 98 रैंक पर है। बांग्लादेश को 123वीं रैंक पर रखा गया। म्यांमार को 153 रैंक पर और अफगानिस्तान को रखा गया है 158 रैंक पर। इंडिया की रैंक है 115। ग्लोबल पीस इंडेक्स हर साल जारी किया जाता है। वैसे इसे अलग अलग 23 इंडिकेटर्स के आधार पर तैयार किया जाता है। सारे 23 इंडिकेटर कहीं ना कहीं पीस से ही जुड़े होते हैं, तो इनके आधार पर पूरी रैंक तैयार की जाती है। और जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। पहली बार जारी किया गया था 2007 में, सबसे पहली बार। सेकंड क्वेश्चन, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे इंडियन कौन बने हैं? तो आप सभी को पता होगा, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले अब दूसरे इंडियन बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला हाल ही में अंतरिक्ष में गए हैं। एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, उसका एक मिशन है जिसका नाम है एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम स्पेस एक प्राइवेट कंपनी है, स्पेस कंपनी है, उसके द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। इस मिशन में 4 लोगों को जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर भेजा गया। उन 4 में से एक इंडियन एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है शुभांशु शुक्ला। इनके पहले सबसे पहली बार इंडिया से अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे राकेश शर्मा, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। देखिए, अगर हम शुभांशु शुक्ला की बात करें, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आते हैं। इंडियन एयरफोर्स में ये टेस्ट पायलट के तौर पर कार्यरत है। गगनयान मिशन जो कि भारत का पहला मानव युक्त मिशन होगा अंतरिक्ष के लिए, उसके लिए भी जो शुभांशु शुक्ला है उनको चयनित किया गया है। 2027 तक गगन मिशन को लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। तो 2 और लोग हैं शुभांशु शुक्ला के साथ, मतलब टोटल 3 लोगों को स्पेस में भेजा जाएगा इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के तहत।
अभी इसका काम चल रहा है, 2027 तक संभावना है कि ये लॉन्च किया जा सकता है। पर अभी प्राइवेट स्पेस कंपनी के माध्यम से एक्सियोम 4 मिशन के माध्यम से शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में भेजा गया। कंपनी का नाम है एक्सियोम स्पेस, अमेरिका की प्राइवेट स्पेस कंपनी है और इसके अलावा इसमें शामिल है नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स। और इनका जो मिशन लॉन्च किया गया वो नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, यूएसए के फ्लोरिडा में ये देखने को मिलता है। और 25 जून को इसे लॉन्च किया गया। जिस रॉकेट का यूज किया गया स्पेस एक्स का रॉकेट है फाल्कन 9 और एक ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट का इसमें यूज किया गया है। तो एक्सियोम 4 मिशन के माध्यम से भारत के शुभांशु शुक्ला को भेजा गया है अंतरिक्ष में, राकेश शर्मा के बाद दूसरे इंडियन अंतरिक्ष में जाने वाले। वैसे गगनयान मिशन के बारे में आपको बता ही चुका हूं, इंडिया का पहला मानव युक्त मिशन होने वाला है। 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक भारत के जो एस्ट्रोनॉट है, 3 एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे अंतरिक्ष में और ये 3 दिन तक अंतरिक्ष में रहेंगे। 2018 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। टोटल कॉस्ट 9,023 करोड़ रुपए आएगी और मिशन डेट 2027 को निर्धारित किया गया है मिशन को लॉन्च करने के लिए। इसके अलावा एक व्योमित्र मिशन भी इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। संभावना है कि इस साल दिसंबर 2025 तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसके माध्यम से एक ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम है व्योमित्र, इसको पहले स्पेस में भेजा जाएगा और जब ये सुरक्षित वापस आ जाता है तो फिर इंसानों को भेजने की, जो हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट है उनको भेजने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। तो ये है व्योमित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किसके द्वारा बनाया गया है? इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, इसे बनाया गया है अदानी ग्रुप के द्वारा। देखिए, ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होता क्या है? ऑफ ग्रिड का मतलब होता है ऐसा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कनेक्ट नहीं है। क्या होता है, नॉर्मल जो प्लांट होते हैं ना, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है ना, तो उसे किसी ना किसी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कनेक्ट किया जाता है बिजली की आवश्यकता, एनर्जी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। लेकिन जो ऑफ ग्रिड प्लांट होते हैं ना, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर एनर्जी या किसी प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाता है। तो पूरी तरीके से ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की गई है अडानी ग्रुप के द्वारा। यहां पर प्लांट को अडानी न्यू इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने बनाया है। 100% सोलर एनर्जी से ये चलता है और किसी भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से इसको नहीं जोड़ा गया है। प्लांट 5 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेगा, 5 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी की जो इसकी नीड है वो सोलर एनर्जी से ही कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऐसे हाइड्रोजन प्लांट जिसमें हाइड्रोजन को बनाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, वायु प्रदूषण नहीं होता और जो हाइड्रोजन प्रोडक्ट निकल के आता है वो कहलाता है ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो इंडिया या भारतीय गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन को देश में बढ़ावा देने के लिए एक योजना को भी, एक मिशन को भी लॉन्च कर रखा है जिसका नाम है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ाना, यूज को बढ़ाना, इसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, है ना, निर्यात को बढ़ावा देना, यह उद्देश्य नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। इसे लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। वैसे अनाउंस तो 2021 में किया जा चुका था, पर लॉन्च किया गया 4 जनवरी 2023 को। इसका टोटल बजट रखा गया है 19,744 करोड़ रुपए का। 2023 से 2029-30 के फाइनेंशियल ईयर तक यह पूरा बजट है। 2030 का लक्ष्य 5 MMT ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन की कैपेसिटी को प्राप्त करना। इसके अलावा 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के लक्ष्य को अचीव करना इंडिया में। 50 MMT वार्षिक CO2 उत्सर्जन में कमी लाना। तो यह नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो लगातार ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है, लगातार पैसा दे रही है। और इसके अलावा अदानी ग्रुप ने ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत की है। यह इंडिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। किसने शुरू किया? अदानी ग्रुप ने इसे शुरू किया है। देखिए,
आपको पता है इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ समय पहले ही ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम को भी शुरू किया था। तो ये भी लगातार, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। तो उसी क्रम में ये एक और स्टेप है, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए सर्टिफिकेशन स्कीम को शुरू किया गया है। आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं, आप सभी के लिए जनरल साइंस का यहां पर कोर्स अवेलेबल है, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी के लिए लाइव क्लासेस चल रही है 45 डेज का। ये आपका एक क्रैश कोर्स है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप डी में देखिए साइंस का एक पर्टिकुलर पोर्शन आपको पूछा जा रहा है 25 मार्क्स का, तो वो आपके सभी यहां पर कवर हो जाएंगे। लाइव क्लासेस आपके लिए कंटिन्यू चल रही है, आपको हर टॉपिक की डिटेल पीडीएफ इसमें मिल जाएगी और साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट भी लगा पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जनरल साइंस के इस कोर्स की लिंक मैंने आपको दे दी है, वहां पर जाकर आप इसे अवेल कीजिए। स्पेशली ग्रुप डी के स्टूडेंट इसे अवेल कीजिएगा, क्योंकि ग्रुप डी के जो पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं, उनको एनालिसिस करके ही पूरे कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो ग्रुप डी के लिए स्पेशली आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। काफी अफोर्डेबल प्राइस में 49 रुपीज में आप इसे ज्वाइन कीजिए। तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विद्या शक्ति इनिशिएटिव किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो विद्या शक्ति पहल को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है आंध्र प्रदेश सरकार को। राज्य में जो ऐसे स्टूडेंट है ना, जो कि किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हैं, स्पेशली यहां पर सब्जेक्ट भी फोकस में लाए गए हैं, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। इन सब्जेक्ट में जो भी कमजोर स्टूडेंट है, उन पर एक्स्ट्रा फोकस के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है विद्या शक्ति इनिशिएटिव या पहल। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहां पर जितने भी कमजोर बच्चे मैथ्स, साइंस और इंग्लिश में, उन पर स्पेशली फोकस किया जाएगा और उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी। तो ये एक प्रकार का ऑनलाइन प्रोग्राम जिसको नाम दिया गया विद्या शक्ति इनिशिएटिव, स्पेशली कक्षा 9 से लेकर क्लास 3rd से लेकर क्लास 9th तक के जो स्टूडेंट है, उनके लिए इसे शुरू किया गया है। तो राज्य के अभी कुछ सरकारी स्कूलों में आंध्र प्रदेश में से लागू किया गया, सक्सेस हो जाता है तो पूरे आंध्र प्रदेश में इस इनिशिएटिव को लागू किया जाएगा 3rd से लेकर 9th क्लास तक के स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। विद्या शक्ति इनिशिएटिव, यहां पर आंध्र प्रदेश की कैजुअली हम बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, गवर्नर है सैयद अब्दुल नजीर, यहां पर सीएम के पद पर वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 175, विधान परिषद की सीटें हैं 58, लोकसभा की सीटें हैं 25 और राज्यसभा की सीटें हैं आंध्र प्रदेश में 11। ग्लोबल पैनल ऑन केमिकल पॉल्यूशन की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई? एक पैनल बनाया गया है जो केमिकल पॉल्यूशन होता है ना, उससे निपटने के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए नाम दिया गया है ग्लोबल पैनल ऑन केमिकल पॉल्यूशन। और इसको स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसे आंसर हो जाएगा आंसर बी। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं, किसी भी प्रकार के केमिकल और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो कचरा है, उनके बेहतर मैनेजमेंट को बढ़ावा देना और वर्ल्ड में प्रदूषण को रोकना, यह मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल पैनल ऑन केमिकल पॉल्यूशन को बनाए जाने का। तो बनाने का श्रेय यूनाइटेड नेशन की संस्था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को दिया जाता है। एनवायरनमेंट के लिए काम करने वाली संस्था है यूनाइटेड नेशन की। जितनी भी अलग अलग बॉडी है, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके मध्य में एनवायरनमेंट को लेकर बोल सकते हैं कि एक ब्रिज की तरह काम करती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और पूरे वर्ल्ड के देशों के मध्य में भी कोलैबोरेशन स्थापित करने के लिए काम करती है। तो पैनल को अभी 2025 में बनाया गया, वैसे इसके लिए जो प्रस्ताव है ना 2022 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली में लाया गया था, और अब जाकर फाइनली 2025 में यह पैनल बनाया गया। जितने भी विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पर केमिकल से रिलेटेड जितने भी वेस्ट हैं, कचरा है और जो प्रदूषण होता है, उसके मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसे लाया गया है या इस पैनल को शुरू किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी देश इसमें
अपने यहाँ पर रसायन को लेकर, केमिकल को लेकर जितने भी देश मैनेजमेंट करना चाहते हैं उनको ये एक ग्लोबल मंच देगा। ठीक है, ग्लोबल मंच देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्यावरण के मुद्दों पर, इन्वायरमेंट के मुद्दों पर यूनाइटेड नेशन की संस्थाओं के मध्य में एक कोऑर्डिनेशन के लिए काम करती है और वर्ल्ड के देशों के मध्य में भी कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करती है। स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में। एक सम्मेलन हुआ था 1972 में, स्टॉकहोम सम्मेलन। पर्यावरण पर पहला बड़ा सम्मेलन माना जाता है स्वीडन के स्टॉकहोम में 1972 में। यहीं पर पहली बार 5 जून 1972 को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम नाम की संस्था का गठन किया गया और 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की घोषणा की गई। तब से यह हर साल मनाया जा रहा है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर केनिया के नैरोबी में देखने को मिलता है। नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? एक नासा का प्रोग्राम है जिसमें नासा क्या करता है, अपने यहां पर ट्रेनिंग देता है 5 दिन की। इस प्रोग्राम का नाम है इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम। अभी तक किसी भी इंडियन को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इस प्रोग्राम को पूरा किसी भी इंडियन ने नहीं किया है। पहली बार इसे पूरा किया है जानवी दंगेटी ने। ये आंध्र प्रदेश से आती है भारत के, जानवी दंगेटी। तो इन्होंने नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा किया है। अच्छा, प्रोग्राम क्या है? 5 दिन तक एजुकेशनल स्पेस प्रोग्राम की तरह इसे चलाया जाता है। स्पेशली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ऐसे स्टूडेंट को यहां पर लिया जाता है और जो एरोस्पेस है उसके सेक्टर में यहां पर उनको नॉलेज दिया जाता है। जितने भी स्टूडेंट यहां पर चयनित होते हैं उनको नासा के फैसिलिटीज में ट्रेनिंग दी जाती है, एक एस्ट्रोनॉट की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। यह प्रोग्राम नासा और एक एक्सा एरोस्पेस है, प्राइवेट कंपनी है, इनके द्वारा मिलकर चलाया जाता है। 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, नासा की फैसिलिटीज में ट्रेन किया जाता है सभी को। तो पहली इंडियन जिसने इस प्रोग्राम को पूरा किया है, पूरी तरीके से इसे ज्वाइन किया और खत्म किया, यह हो जाती है जानवी दंगेटी, पहली इंडियन। ठीक है, 2029 में एक मिशन लॉन्च किया जाएगा, टाइटन्स ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन। इसके लिए भी जानवी दंगेटी को चुना गया है इस मिशन के लिए 2029 के लिए। देखिए, ये जो मिशन है ना, एक स्पेस स्टेशन से संबंधित मिशन है। इसमें किया यह जाएगा कि मून के ऑर्बिट में स्पेस स्टेशन बनाया जाने वाला है। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी टाइटन स्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा इसे विकसित किया जाएगा, इसलिए प्रोग्राम को नाम दिया गया टाइटन्स ऑर्बिटल पोर्ट स्पेस स्टेशन। तो इसके लिए जानवी दंगेटी को चुना गया, इंडिया ने। 2029 में यह ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। तो मून के ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन बनाना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। जानवी दंगेटी के बारे में अभी हमने बात करी, आंध्र प्रदेश से यह आती है, पहली भारतीय जिन्होंने नासा के इस प्रोग्राम को, इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को कंप्लीट किया। वैसे नासा और इसरो के काफी सारे इनको अवार्ड भी मिले, पर अवार्ड नॉर्मली इनके पूछे नहीं जाएंगे, तो आप इनको छोड़ सकते हैं। पर जानवी दंगेटी को याद रखिएगा कि ये आंध्र प्रदेश से आती है, ठीक है ना, और एक साइंस की स्टूडेंट आप इनको बोल सकते हैं। नासा यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में और हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में, कैपिटल में। हर साल अंबुबाची मेला का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना है इसको। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन काफी देखने को मिला है एग्जाम में। अंबुबाची मेला यह आयोजित किया जाता है भारत के असम राज्य में हर साल। असम राज्य में एक मंदिर काफी फेमस है, कामाख्या देवी मंदिर, है ना, 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है कामाख्या। तो यहां पर 4 दिन का एक मेला आयोजित होता है जिसे अंबुबाची मेला कहा जाता है। इस साल ये 22 तारीख को शुरू हुआ था और आज 26 जून को ये खत्म हो जाएगा कामाख्या देवी टेम्पल में। असमिया महीने को कहा जाता है इस वक्त आहार। इस वक्त क्या होता है, जो सूर्य वो मिथुन राशि में प्रवेश करता है। अगर हम हमारा कैलेंडर देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये जून के मध्य में ये महीना शुरू होता है, आहार महीना असमिया लैंग्वेज का।
तो इसमें मनाया जाता है अंबुबाची मेला। तो जून में ही नॉर्मली आयोजित होता है, तो जून में अभी 22 से लेकर 26 जून तक इसे आयोजित किया गया। 3 दिन मंदिर के गेट बंद होते हैं, ठीक है ना, और चौथे दिन साफ सफाई के बाद मंदिर के गेट खोले जाते हैं और चौथे दिन मेले का भी अंत होता है, चौथे दिन आयोजित होता है, कंप्लीट होता है। अगर इंडिया के अदर जो मेले आयोजित किए जाते हैं, अगर सबसे बड़ा मेला पूछते तो कुंभ मेला इंडिया में 4 जगह पर, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसके बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला अभी हमने पढ़ा था गंगा सागर मेला, यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। गंगा सागर जो आइलैंड है पश्चिम बंगाल, वहां पर इंडिया का दूसरा बड़ा मेला। फिर अंबुबाची तो मैंने आपको बता ही दिया। पुष्कर मेला राजस्थान के पुष्कर में आयोजित किया जाता है और सोनपुर मवेशी मेला बिहार के सोनपुर में आयोजित किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जाएगा? शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, इसका निर्माण किया जा रहा है महाराष्ट्र में। यह काफी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि काफी किसानों ने, महाराष्ट्र के काफी किसानों ने इसका विरोध किया है। लास्ट ईयर इसको कैंसिल भी कर दिया गया था, लेकिन अब फाइनली महाराष्ट्र गवर्नमेंट को परमिशन मिल गई है शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को बनाने की। किसानों ने आरोप लगाया था कि भाई एक तो जो ये भूमि अधिग्रहित कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं, अवैध रूप से कर रहे हैं, और इसके अलावा घोटाला भी इस एक्सप्रेसवे में गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो इस आधार पर लास्ट ईयर तो ये मंजूरी नहीं दी गई थी, लेकिन अब फाइनली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो 802 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है। महाराष्ट्र में जो वर्धा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर पवनार नाम का क्षेत्र है, वहां से लेकर गोवा सीमा पर पात्रा देवी जो कि नॉर्थ गोवा का एरिया है, इन दोनों प्लेसेस को ये एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेगा, शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि महाराष्ट्र के जो दक्षिण में शक्तिपीठ है वो सभी इस रूट पर कवर हो जाएंगे, सभी से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। 802 किलोमीटर लंबा है। नागपुर से गोवा की जो यात्रा अभी 18 घंटे की होती है, इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद वो केवल 8 घंटे की रह जाएगी। वर्धा से गोवा तक जाएगा, महाराष्ट्र के 12 जिलों को ये कवर करेगा, 802 किलोमीटर। इसकी एस्टिमेटेड जो कॉस्ट आने वाली है वो 84,000 करोड़ रुपए आएगी, और टोटल कॉस्ट में से 20,787 करोड़ तो जो भूमि अधिग्रहित की जाएगी, जो प्लानिंग की जा रही है एक्सप्रेसवे की, उसी में लगेंगे। तो टोटल एस्टिमेशन आया है, कॉस्ट आई है 84,000 करोड़ रुपए की। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। ब्लूमबर्ग 2025 टोबैको कंट्रोल अवार्ड किसे दिया गया है? ब्लूमबर्ग 2025 टोबैको कंट्रोल अवार्ड, तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए, यह दिया गया है 2025 में इंडिया को। वैसे इंडिया अकेला नहीं है जिसको यह अवार्ड दिया गया, इंडिया के अलावा 6 और देश हैं जिनको यह अवार्ड दिया गया। देखिए, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन टोबैको कंट्रोल, हाल ही में इसका आयोजन किया गया था आयरलैंड के डबलिन में। आयरलैंड के डबलिन में यह आयोजित किया गया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन टोबैको कंट्रोल, ठीक है। अब कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि भारत को टोबैको कंट्रोल अवार्ड से सम्मानित किया गया कैटेगरी के तहत जिसका नाम है ओ कैटेगरी। ओ कैटेगरी अगर हम देखें कि क्या होती है, तो तंबाकू को छुड़वाने में लोगों की मदद करना, उनको प्रेरित करना, ठीक है, उनको उनमें अवेयरनेस फैलाना ताकि वो तंबाकू को छोड़ दे। तो ये कैटेगरी बनाई गई ओ कैटेगरी। तो इसमें भारत और 6 देशों को टोटली अवार्ड दिए गए हैं। भारत के अलावा मॉरिशस, मैक्सिको, मॉन्टेनिग्रो, फिलीपींस और यूक्रेन भी इसमें शामिल है, और इंडिया को भी अवार्ड दिया गया टोबैको कंट्रोल अवार्ड 2025, ठीक है ना। तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन टोबैको कंट्रोल का आयोजन कहां हुआ है? आयरलैंड के डबलिन में। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन टोबैको कंट्रोल एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको आयोजित करवाता है। दुनिया में तंबाकू को रोकने के लिए यहां पर डिस्कशन किया जा सकता है किया जाता है कि कैसे तंबाकू को रोका जा सकता है, तंबाकू के यूज को रोका जा सकता है, क्योंकि कैंसर का सबसे बड़ा कारण है तंबाकू। अब इसके अलावा WHO ने यहां पर ग्लोबल तंबाकू पैंडेमिक 2025 रिपोर्ट को भी जारी किया, लेकिन यहां पर रिपोर्ट में कोई रैंक नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा पूछा जाता है ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2025 रिपोर्ट, एपिडेमिक है ये, पेंडेमिक और एपिडेमिक पढ़ लो इसको,
2025 रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो इसे WHO के द्वारा जारी किया गया, ठीक है ना। और इसी के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन टोबैको कंट्रोल, इसमें भारत को ओ कैटेगरी में अवार्ड दिया गया, तो टोबैको कंट्रोल अवार्ड। कितने देशों के साथ? 6 देशों के साथ संयुक्त रूप से, मतलब 5 और देश और इंडिया छठा देश। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की ऐसी संस्था जो कि पूरे वर्ल्ड में हेल्थ के सेक्टर में काम करती है। बता चुका हूं मैं आपको काफी बार, पर यहां पर स्थापना और हेडक्वार्टर पूछा जाता है नॉर्मली, तो वो आपको याद करना चाहिए। 1948 में 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडोनॉम घेब्रेसस, WHO के। लास्ट क्वेश्चन, 1975 में भारत में आपातकाल लगाए जाने के समय भारत के प्रेसिडेंट कौन थे? आपको पता है 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे हुए हैं, तीसरी नेशनल इमरजेंसी के 50 साल पूरे हुए। तो 1975 को 25 जून को इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था। इस वक्त भारत के प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद और भारत की पीएम थी इंदिरा गांधी। काफी कंट्रोवर्शियल रहा है ये नेशनल इमरजेंसी। वैसे अभी तक इंडिया में 3 नेशनल इमरजेंसी लगी है, आप सभी को पता होना चाहिए। 1962 में लगी थी इंडो चाइना वॉर के समय, फिर 1971 में एक इमरजेंसी डिक्लेयर की गई और फिर फाइनली 1975 में तीसरी इमरजेंसी लगी इंडिया में, नेशनल इमरजेंसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के बारे में प्रावधान करता है। तो 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी, तीसरी नेशनल इमरजेंसी, और ये 21 मार्च 1977 तक चली थी। पीएम थी इंदिरा गांधी और इस वक्त प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। अब यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो इमरजेंसी लगाई गई थी ना, ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लगाई गई थी, आंतरिक अशांति के आधार पर। अब देश में उस वक्त ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आंतरिक अशांति जो वर्ड है ना, संविधान में डिफाइंड नहीं था कि किस आधार पर इमरजेंसी लगेगी, तो इसका मिसयूज किया गया था, इसीलिए कंट्रोवर्शियल माना जाता है इस नेशनल इमरजेंसी को। इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। उस वक्त प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद, क्योंकि साइन उन्होंने ही किया था इमरजेंसी के पेपर्स पर। तो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए इमरजेंसी एक बहुत ही काला अध्याय होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं ना इमरजेंसी के समय, वो पूरे की पूरे खत्म हो जाते हैं। मतलब पूरे बोले तो आर्टिकल 20 और 21 खत्म नहीं होता जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिए गए। तो आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ये 2 बने रहते हैं और बाकी सब खत्म हो सकते हैं और खत्म किए जा सकते हैं, पर 20 और 21 आर्टिकल बचा रहता है। पर फिर भी जितने भी लगभग फंडामेंटल राइट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो बिना किसी कारण के ये इमरजेंसी लगाई गई थी उस वक्त आर्टिकल 352 के तहत। वैसे आर्टिकल 352 जो मूल संविधान है 3 प्रकार से इमरजेंसी लगाने की बात करता है, 3 आधार पर। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन जिसे कहा जाता है बाह्य आक्रमण, और तीसरा आधार था मूल संविधान में इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब ये डिफाइन नहीं था और इसी के आधार पर तीसरी इमरजेंसी लगी थी। तो आगे चलकर 44 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में, और इसके आधार पर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था उस वर्ड को हटाकर आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को इंक्लूड किया गया संविधान में, सशस्त्र विद्रोह। तो वर्तमान में संविधान में जो 3 आधार है आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगाने के, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह है। ठीक है, जब इमरजेंसी का टाइम पीरियड था तीसरी इमरजेंसी का, तो जो अमेंडमेंट किए गए संविधान में 38वां संविधान संशोधन, 39वां संविधान संशोधन, 40, 41 और 42, ये संविधान संशोधन इमरजेंसी के समय हुए थे। इसमें सबसे बड़ा संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट एक्ट है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। एक बार के लिए पूरे संविधान में काफी सारे बदलाव किए गए थे 42 से संविधान संशोधन के माध्यम से। जो कुछ चीजें एग्जाम में पूछी जाती है अगर हम उनको देखें तो 42 से संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के प्रम्बल में पहली बार चेंज किया गया और सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड को जोड़ा गया संविधान में।
ठीक है, तो इन 3 वर्ड को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। जो भारतीय नागरिक है, इंडियन नेशनल्स हैं, उनके लिए एक नया पार्ट बनाया गया संविधान में, पार्ट 4A, और मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में शामिल किया गया आर्टिकल 51A के तहत। पार्ट 4A आर्टिकल 51A। ठीक है, प्रेसिडेंट को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए कंपलसरी किया गया था यहां पर। हालांकि 44 अमेंडमेंट में फिर प्रावधान किया गया कि एक बार प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, लेकिन यहां पर तो भाई बाधित ही कर दिया गया था। तो ये 42 अमेंडमेंट एक्ट है, काफी सारे बदलाव हुए थे, लेकिन यहां पर मैंने आपको 2-3 काम के बता दिए। ठीक है, तो यहां पर हमने 26 जून के सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस कर लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। ठीक है, 2025 के यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक क्या थी? 99। अंतरराष्ट्रीय रक्त आधान सोसाइटी द्वारा मान्यता प्राप्त नए ब्लड ग्रुप का क्या नाम है? EMM नेगेटिव। हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहां पर स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा हमें एजन सागर में, है ना, जो कि मेडिटेरियन सी में स्थित है। कॉन्वेक्स 3 अभ्यास का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया है? तो कॉन्वेक्स 3 जो अभ्यास आयोजित किया गया वो परमाणु आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जो तैयारी करना है उसके लिए किया गया। निम्नलिखित राज्यों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस आधार पर उन्होंने भारत में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त की है। तो सबसे पहले मिजोरम था, फिर गोवा और फिर त्रिपुरा। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी, 3-2-1। चर्चा में रहा जेसीबी प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये लिटरेचर या साहित्य में योगदान के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है। उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक द न्यू वर्ल्ड 21th सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया के लेखक कौन है? इस बुक के लेखक है राम माधव। नव्या इनिशिएटिव की शुरुआत कहां से की गई? इसे शुरू किया गया उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। 2025 पुरुष FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत के तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, दो आगे आते हैं। विश्व मादक द्रव्य निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज हर साल मनाया जाता है 26 जून को। आंसर सी। यहां पर हो गए हमारे कल के करंट अफेयर रिवाइज हो गए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। देखें, 2024 में लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? हांगकांग को दिया गया। भारत की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? तो यह लगती है बांग्लादेश से। भारत की सबसे लंबी बाउंड्री है। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक झील देखने को मिलेगी भारत के मणिपुर राज्य में। तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल एक पोर्ट के रूप में प्रसिद्ध था? बंदरगाह। कौन सी नदी बिहार की शोक के नाम से जानी जाती है? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तीनों क्वेश्चन के आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा और आंसर जरूर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।